हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए गरिमा पांडे फ्रॉम पेनोमिक एजुकेशन. I welcome back you all to our YouTube channel. Guys, today in costing, we'll be revising a very cute chapter called joint product byproduct. क्यूट इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है. अच्छा स्कोरिंग आपको दे जाता है, इजी है टू अंडरस्टैंड रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स. एंड काफी बार ऑब्जर्व किया गया है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ के चले जाए. बट अगर मैं आपको पास्ट ट्रेंड्स एनालाइज करके दूं तो इंस्टीट्यूट ने इससे लगभग 5 मार्क का सवाल पूछा है. और लास्ट 6-7 अटेम्प्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन उन्होंने इसमें से पूछा है. एंड कॉस्टिंग में अगर आप सोचे या सीए में अगर आप सोचे कोई चैप्टर को छोड़ के चले जाए कि भाई शायद इसको ऑप्शन में निकाल दे, तो इट इज नॉट रियली मेकिंग सेंस बिकॉज यू नेवर नो इंस्टीट्यूट कहाँ किधर से कौन सा एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछ ले और फिर आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती है. सो मेक श्योर कि हर एक चैप्टर को आप लोग इंपॉर्टेंस दें. एंड ये तो क्योंकि इजी है तो फटाफट से हम लोग एक वीडियो के थ्रू इसको रिवाइज कर सकते हैं. चलिए, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो इज कि हम लोग एक बार फटाफट से पूरे चैप्टर को थरोली रिवाइज कर ले इन अ वेरी क्रक्स मैनर, कंसाइज मैनर. जनता सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट. जॉइंट प्रोडक्ट और कुछ नहीं बट जब मैं एक प्रोसेस में प्रोडक्शन कर रही हूं और मेरे दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स का आउटपुट निकल रहा है और जो प्रोडक्ट्स का आउटपुट निकल रहा है वो इस तरीके से निकल रहा है कि दोनों मेरे लिए सेम इक्वल वेटेज के हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं. मैं किसी को भी मेन प्रोडक्ट का टैग नहीं दे सकती, किसी को भी नॉट मेन प्रोडक्ट का टैग नहीं दे सकती, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट जो सेम प्रोसेस में हम लोग को मिल रहे हैं और दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेन है. एग्जाम्पल की बात करें तो हमने सीखा था कभी साइंस में 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल. तो जब आप क्रूड ऑयल को हीट करते हो डिफरेंट टेम्परेचर्स में तो कभी पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, तो ये एरोप्लेन का फ्यूल मिलता है, इंजन ऑयल मिलता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज काइंड्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, फ्यूल्स, दीज आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू अस. तो इधर मैं ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा मेन प्रोडक्ट है और दूसरा मेरा नॉट सो मेन प्रोडक्ट है. सो ऑल द प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑल दीज आर जॉइंट प्रोडक्ट्स फॉर यू. नाउ टॉकिंग अबाउट बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो मेन प्रोसेस में ही बन रहा है बट वो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है. आप उसको डिस्कार्डेड ट्रीट करना चाहते हो, आप उसको स्क्रैप की तरह ट्रीट कर रहे हो. जैसे कि जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही प्रोसेस करते हैं क्रूड ऑयल का, तो लास्ट में रेसिड्यू बच जाता है, टार बच जाता है. और उस टार से बेसिकली क्या होता है, रोड्स बनती है. जो चिपचिपा काला काला पदार्थ होता है दैट इज बेसिकली योर टार. नाउ दैट कैन नॉट बी सोल्ड एट प्राइस विच इज इक्विवेलेंट टू पेट्रोल, डीजल. वो बहुत ही सस्ते रेट्स में बिक रहा है, तो वो क्या बन गया आपके लिए, एक तरीके से बाय प्रोडक्ट बन गया. फिर मान लीजिए आप कुछ स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हो. अब जब आप स्टील को मैन्युफैक्चर करते हो तो स्टील की घिसाई करनी पड़ती है. स्टील की घिसाई के वक्त वो छोटे छोटे वुल बन जाते हैं, स्टील वुल बन जाते हैं. वो स्टील वुल आप बेसिकली बेच सकते हो मार्केट में एट अ वेरी चीप रेट. उसका कोई खास बेनिफिट नहीं है, उसका कोई खास वैल्यू नहीं है. सो जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के साथ मेन प्रोसेस में बन रहा है बट आप उसको मेन नहीं कंसिडर करते क्योंकि वो आपको इतना वैल्यू डिराइव करके नहीं देता, दैट इज नोन एज योर बाय प्रोडक्ट. पीपल, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर आउटराइटली. चैप्टर में बेसिकली बार बार इसी बात पे फोकस किया गया है कि प्रोडक्शन के कुछ कॉमन खर्चे हैं और वो कॉमन खर्चे मुझको अपने मेन प्रोडक्ट में बांटने हैं. यानी कि मान लीजिए मैंने डायरेक्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस करा 1 लाख रुपए का, मैंने कुछ लेबर इंट्रोड्यूस करा था 1 लाख रुपए का, और मैंने एक मशीन यूज करी. मशीन को यूज करते टाइम पे उसके ओवरहेड्स लगे, कुछ मशीन के ओवरहेड्स लगे, से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए का. तो मेरा टोटल खर्चा अगर देखो इधर तो कितने रुपए का लगा है, 2.5 लाख रुपए का. अब इस 2.5 लाख के खर्चे को मुझे बांटना है अपने 2 जॉइंट प्रोडक्ट में, क्योंकि इस प्रोसेस को करने के बाद मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिले. एक मिला प्रोडक्ट ए और दूसरा मिला प्रोडक्ट बी. दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो ये 2.5 लाख रुपए कैसे अपोर्शन करूं मैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में, दिस इज व्हाट द चैप्टर इज मेजरली टॉकिंग अबाउट. तो इसके लिए हमको अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं. मेथड्स देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट मेथड गिवन इज फिजिकल यूनिट मेथड.
We then have NRV method at split off point. We have technical estimate method. We have market value at split off point. We have market value after further processing. We have average unit cost method, and we have contribution margin method. तो इंस्टीट्यूट ने हमको स्टडी मटेरियल में कुछ 7 मेथड सिखाए हैं जिस बेसिस पे हम लोग इस 2.5 लाख रुपए के कॉस्ट को अपोर्शन कर सकते हैं अमंग्स द प्रोडक्ट्स। तो कैसे हम लोग अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकते हैं समझते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट मेथड इज अ वेरी सिंपल वन, दैट इज फिजिकल यूनिट मेथड। ये कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि भैया जो आपका ज्वाइंट कॉस्ट आया है 2.5 लाख रुपए का, ये आप लोग आउटपुट ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स में बांट दो। यानी कि मान लीजिए इस कॉमन प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट ए की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ए के मुझे 10,000 किलो मिले और प्रोडक्ट बी के 15,000 किलो मिले, तो मुझे 2.5 लाख रुपए का जो खर्चा है किस प्रपोर्शन में बांटना है? बेसिकली 10:15 के प्रपोर्शन में बांटना है या 2:3 के प्रपोर्शन में बांटना है। इट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस 2.5 लाख रुपए को अगर मैं बांटू तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। तो ए को बोलूंगी तुम्हें 1 लाख रुपए का खर्चा मिला और बी को बोलूंगी तुम्हें 1.5 लाख रुपए का खर्चा मिला। ऐसा एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा इलस्ट्रेशन है इंस्टीट्यूट का, वो देख लेते हैं। A coke manufacturing company produces the following products by using 5,000 tons of coal at 1,100 rupees per ton into a common process. हमने 5,000 टन कोल का डाला और उसका रेट कितना लग रहा है? 1,100 रुपए पर टन। तो अगर मैं इधर कॉमन खर्चा देखूं, मेरा कॉमन खर्चा इधर कितने रुपए का लग रहा है? 55 लाख रुपीस का लग रहा है। कैसा है 55 लाख रुपीस? 5,000 into 1,100। अब हमको इधर बेटा आउटपुट दिया गया है, 4 मेन प्रोडक्ट्स हमारे बन के आए। क्या क्या? कोक, टार, सल्फेट ऑफ अमोनिया एंड बेंजोल। और उसका हम लोग को क्वांटिटी दे रखा है कि कितने कितने यूनिट्स का आउटपुट आया। हमको बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट अमंग्स द मेन प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट मेथड। तो इस 55 लाख रुपए के खर्चे को आप किस प्रपोर्शन में बांटेंगे? आप बांटोगे इन द प्रपोर्शन ऑफ 3,500 is to 1,200 is to 52 is to 48। तो अगर इसके टोटल टन्स को मैं ऐड कर दूं तो दैट इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 4,800 टन्स। तो इस 55 लाख रुपीस के खर्चे को हम 4,800 टन्स में बांट देंगे और कोक में हम लोग उसमें दे देंगे। कोक को मिल रहा है 40,10,417 रुपीस का खर्चा। अब बात करते हैं टार को कितना खर्चा मिलेगा, तो दैट इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 13,75,000। सल्फेट ऑफ अमोनिया की अगर हम बात करें तो इनको हम खर्चा दे रहे हैं 59,583। एंड अगर हम लोग चर्चा करें बेंजोल की तो बेंजोल को खर्चा मिल रहा है 55,000 का। तो हमने बेसिकली 55 लाख रुपीस के खर्चे को अपोर्शन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट। और अगर आप इधर नोटिस करें सारा आउटपुट किस में निकल रहा है? टन्स में निकल रहा है। अगर कोई आउटपुट लीटर में निकल रहा होता तो क्या हम लोग ये मेथड यूज कर सकते थे? द आंसर वुड हैव बीन नो। देन पीपल, द नेक्स्ट मेथड इज टेक्निकल एस्टिमेट मेथड। और ये मेथड हमको सीखना नहीं है, हम लोग बेसिकली कोई टेक्निकल एस्टिमेट के बेसिस पर खर्चे को बांट देंगे। कोई वैल्यूअर को बुलाएंगे, बोलेंगे आप बता दो कैसे बांटना चाहिए। अगर वो बोले 2:1 में बांटना चाहिए तो 2:1 में बांट देंगे। वो बोले 4:1 में बांटना चाहिए, 4:1 में बांट देंगे। तो ये मेथड हमको आउटराइटली सीखना नहीं है, ये सब हमको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई मेथड है। देन पीपल, वी हैव अ मेथड कॉल्ड मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। समझते हैं मेथड क्या कह रहा है। मेरा कुछ जॉइंट प्रोसेस हुआ, इस जॉइंट प्रोसेस के दौरान मेरा जॉइंट कॉस्ट लगा। ये जो जॉइंट कॉस्ट लगा, इस प्रोसेस पे मुझे 2 आउटपुट मिले, ए और बी। ए और बी इस प्रोसेस पे एग्जैक्टली इधर स्प्लिट ऑफ हो रहे हैं। तो दिस मेथड टॉक्स अबाउट मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। यानी कि जब मेरे मेन प्रोडक्ट सेपरेट हो रहे एक दूसरे से, 2 जॉइंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं मुझको, तो एट दिस पॉइंट इफ आई विल बी एबल टू सेल दीज प्रोडक्ट्स, तो उनका जो सेल्स वैल्यू है उस बेसिस पे मैं अपोर्शन करूंगी। तो मान लीजिए मेरा टोटल जॉइंट कॉस्ट लगा है
2.5 लाख रुपए का, ए के इधर मुझको कुछ 100 यूनिट्स मिले और ए बेच सकती हूं मैं 50 रुपए के हिसाब से, बी के मुझको मिले हैं 200 यूनिट्स और बी को मैं बेच सकती हूं 60 रुपीज के हिसाब से. सो व्हाट वील डू ओवर हियर, वी विल कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, कि जब मेरा मेन प्रोसेस खत्म हुआ उस टाइम पे जब ए और बी निकले तो ए और बी किस रेट में बिक सकते थे मार्केट में. टोटल मार्केट वैल्यू लेना है, सेल प्राइस या मार्केट प्राइस नहीं बोला है, मार्केट वैल्यू बोला है. मतलब कितनी क्वांटिटी निकली मल्टीप्लाइड विथ कितना उसका सेलिंग प्राइस है. तो अगर इधर देखूं तो ये कितने रुपए में बिक सकता है, ये बिक सकता है मेरे 5,000 रुपए में. अगर हम लोग इधर प्रोडक्ट बी की बात करें तो प्रोडक्ट बी बिक सकता है 12,000 रुपए में. तो ये जो 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया इसको मैं किस प्रपोर्शन में बांटूंगी, 5,000:12,000 के प्रपोर्शन में. तो बांट देते हम लोग, 2.5 लाख रुपए को बांट देते हैं 5:12 में. So that is coming equivalent to, इसको मिलेगा 73,529 का खर्चा एंड इनको मिल जाएगा 1,76,470 रुपीज, 71 रुपीज का खर्चा. तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ 2,50,000 रुपीज है वो हमने प्रोपोर्शन में बांट दिया है ऑफ 5:12. क्यों 5:12? बिकॉज द मेथड टॉक्स अबाउट market value at point of separation. So at the point of separation, what is the total market value that I will be able to achieve? Next method is similar to it and the name of the method is market value after further processing. यानी कि जॉइंट कॉस्ट लगा मान लीजिए इधर 2.5 लाख रुपए का. सेम एग्जांपल उठाती हूं. प्रोडक्ट ए और बी इधर सेपरेट होते हैं. प्रोडक्ट ए को इधर मैं बेच सकती हूं 100 रुपए के हिसाब से. 100 यूनिट्स मिले मुझको, पिछला एग्जाम्पल को ही कैरी फॉरवर्ड करती हूँ. 100 यूनिट्स मिले मुझको और वो बेचा जा सकता है 50 रुपए के हिसाब से. बी मिले मुझको 200 यूनिट्स और वो बेचा जा सकता है 60 रुपए के हिसाब से. लेकिन ये मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ नहीं है, ये मार्केट वैल्यू कब है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. तो मान लीजिए ए और बी इधर बेचा जा सकता है, लेकिन मैं ए और बी को फर्दर प्रोसेस अगर करूंगी तो मुझे उसका शायद बेटर वैल्यू मिले. तो मैं ए को फर्दर प्रोसेस कर रही हूं और ए के मुझे तब मिल रहे हैं 80 यूनिट और वो 80 यूनिट में बेच सकती हूं 70 रुपीज में. सिमिलरली बी को फर्दर प्रोसेस करते वक्त मुझको मिल रहे हैं बी के 150 यूनिट्स और उसको मैं बेच सकती हूँ 100 रुपए के हिसाब से. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मैं सेल्स वैल्यू कौन सी उठाऊंगी, फर्दर प्रोसेस करने के बाद वाली. तो ये आ रहा है 5600 एंड ये आ रहा है 15,000. नाउ पीपल व्हाट वील डू इज कि हम लोग 2.5 लाख रुपए के खर्चे को बांट देंगे ए और बी के बीच में, नॉट एट देयर वैल्यू, नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, बट एट देयर मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. फर्दर प्रोसेस करने के बाद ए कितने में बिकता, 5600 रुपीज टोटली इसकी सेल्स वैल्यू होती. एंड बी की अगर हम लोग बात करें तो कितने रुपए में बिकता है, ये 15,000 रुपए में. तो 5600 और 15,000 के प्रपोर्शन में हम 2.5 लाख रुपए के खर्चों को बांट देंगे. तो वो आ रहा है 67,961 रुपीज का एंड 1,82,039 रुपीज का. तो इस प्रपोर्शन में हमारा खर्चा बटेगा. सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एट स्प्लिट ऑफ इज कि स्प्लिट ऑफ के केस में मैं कौन सी मार्केट वैल्यू उठाऊंगी, इधर वाली. एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की अगर बात की गई है तो कौन सी मार्केट वैल्यू निकलेगी, ये वाली. आफ्टर फर्दर प्रोसेस होने के बाद वाली या स्प्लिट ऑफ के वाली. आपको मेथड अच्छे से पढ़ना होगा टू आइडेंटिफाई हाउ शुड वी अपोर्शन अवर जॉइंट कॉस्ट. जनरली मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब मेरे पास इधर की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है. द यूज ऑफ दिस मेथड इज अनफेयर वेयर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन are disproportionate or when all the joint products are not subject to further processing. अगर सारे products further processing नहीं हो रहे हैं
तो भाई ये मेथड यूज करना ऑब्जेक्टिव सेंस नहीं लगा रहा। दूसरी चीज कि भाई इधर फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट बहुत डिफरेंस है, इधर इसको फर्दर प्रोसेस करने में मेरे को 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है और इधर मेरे को फर्दर प्रोसेस करने का सिर्फ 1,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो दिस मेथड इज नॉट कंपेरेबल, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, सब्सटैंशियल है। Then people, we have average unit cost method. This method is similar to physical unit method, but उसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमको इधर से समझना होगा। सॉल्व करने का तरीका तो सेम है। फिजिकल यूनिट मेथड में जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो कोई यूनिट में आ रहा है। मान लीजिए मीटर्स में आउटपुट आ रहा है, मान लीजिए टन्स में आउटपुट आ रहा है, मान लीजिए केजीज में आउटपुट आ रहा है, मान लीजिए लीटर्स में आउटपुट आ रहा है। बट एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड में मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो मीटर्स, लीटर्स, किलोग्राम, टन्स इसमें नहीं आ रहा। वो कैसे आ रहा है? 1 यूनिट, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, मतलब उधर उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स आ रहे हैं, जैसे कि 1 रिमोट, 2 रिमोट, 3 रिमोट, 4 रिमोट। इसको मैं 4 मीटर रिमोट नहीं बोल सकती, 4 किलो रिमोट नहीं बोल सकती। तो जब पीसेस में 1 2 3 4 करके ऐसे आउटपुट आ रहा है तो उस केस में हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। फिजिकल आउटपुट मेथड में हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 2 3 4 नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा है? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। वेयरएज इन एवरेज यूनिट मेथड बेसिकली हम लोगों का जो आउटपुट आ रहा है दैट इज विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 1 2 3 4 इंडिविजुअल यूनिट्स। एट द एंड सॉल्व करने का तरीका तो क्या है? इधर सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है सॉल्व करने के तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके जनता, सॉल्व करते हैं अभी हम एक इलस्ट्रेशन यूजिंग द एवरेज कॉस्ट मेथड। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ABC यूजिंग द एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। प्री सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट, सेपरेट होने से पहले का जॉइंट कॉस्ट कितना था? 60,000 रुपए का। प्रोडक्शन डेटा बोला है, प्रोडक्ट ABC का आउटपुट निकला है, यूनिट्स निकले हैं A के 500, B के निकले हैं 200 और C के निकले हैं 300। तो जो 60,000 रुपए का खर्चा है किस रेशो में बटेगा? 5:3:2 में। तो बांट देते खर्चे को, ये हो गया 30,000 रुपए, ये हो गया 12,000 रुपए और ये हो गया इसको 18,000 रुपए। तो हमने आउटपुट के बेसिस पे खर्चे को बांट दिया। नाउ ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, जो आउटपुट है कैसे निकला है? यूनिट्स में निकला है। 500 यूनिट, 500 किलो नहीं बोला है। So that is the difference between your physical unit method and average unit cost method. Now come to the next method, that is contribution margin method. Contribution margin method ये कहता है कि जो भी आपका खर्चा है, joint cost जो है, उसको आप bifurcate कर दो into fixed cost and variable cost. देखिए वेरिएबल कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन पे। तो जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो आप बाइफर्केट कर दोगे ऑन द आउटपुट। आपने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे उस बेसिस पे क्या होगा? आपका वेरिएबल कॉस्ट बाइफर्केट हो जाएगा। और जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो बाइफर्केट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने कंट्रीब्यूशन का मतलब सीखा होगा। कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट योर सेलिंग प्राइस माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट। तो जो कंट्रीब्यूशन है उस प्रपोर्शन में हम लोग अपने फिक्स कॉस्ट को बांटेंगे और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम लोग अपने आउटपुट के बेसिस पर बांट देंगे। चलिए सवाल देखते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स A and B यूजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दे रखी है 100 kg 60 रुपए के हिसाब से, 120 kg 30 रुपए के हिसाब से। जॉइंट कॉस्ट बता रखा है हमको, मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है। मार्जिनल कॉस्ट और कुछ नहीं बट आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है और फिक्स कॉस्ट दे रखा है। तो जो 4400 का मार्जिनल कॉस्ट है वो किस प्रपोर्शन में बांटा जाएगा? दैट वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ योर आउटपुट। आउटपुट कितना है? 100 और 120 किलो का। तो बांट देते हैं 4400 को in this proportion, so that is coming equivalent to 2000 rupees with regards to product A and with regards to product B it is coming equivalent to 2400 rupees. हमने वेरिएबल कॉस्ट को बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अब हमको निकालना है अपना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग अपनी सेल्स वैल्यू उठाएंगे। एक ही सेल्स वैल्यू देखो तो 100 किलो 60 रुपए के हिसाब से कितना बनता है?
6,000 रुपए। बी की बात करें तो भाई 120 किलो 30 रुपए के हिसाब से, सो दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 3600 रुपीज। अब अपने खर्चे को, वेरिएबल कॉस्ट को काट लेते हैं सेल्स वैल्यू से, तो हमको पता चल जाएगा अपना कंट्रीब्यूशन। इधर कंट्रीब्यूशन आ रहा है 4,000 रुपए का और इधर कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1,200 रुपए का। तो जो फिक्स कॉस्ट है 3900 का फिक्स कॉस्ट किस प्रोपोर्शन में बटेगा? 4,000 और 1,200 के प्रोपोर्शन में। सो बांट देते हैं 3900 को इस प्रोपोर्शन में। सो पीपल, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3,000 रुपीज एंड 900 रुपीज। तो हमने अपने फिक्स कॉस्ट को बांटा है 3,900 के हिसाब से और हमने अपने वेरिएबल कॉस्ट को बांटा है 2,000 और 2,400 के बेसिस पर। So that is what we understand by contribution margin method. And एक recent examination में 5 मार्क के compulsory question में आपको एक सवाल पूछा गया था with regards to contribution margin method as well, जो लगभग 2 से 2.5 मार्क का वेटेज रखता था, only the contribution margin method. A very simple question they had asked. Also in one of the recent examinations MCQs, उन्होंने आपको एक सवाल पूछा था MCQ में, जिधर पूछा था कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो किस प्रपोर्शन में बटेगा। तो आपको बेसिकली कंट्रीब्यूशन निकालना था, कंट्रीब्यूशन का प्रपोर्शन निकालना था। जैसे इधर जो मेरा कंट्रीब्यूशन का प्रपोर्शन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 40:12। 40:12 को हम लोग और सिंप्लीफाई करते करते बोल सकते हैं, वी कैन से कि इट इज 10:3 का प्रपोर्शन। तो वी शुड हैव टिक द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंगली। नाउ जनता, द फाइनल मेथड जो टेक्स्ट बुक में आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, समझाया गया है, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। एंड ये मेथड कहता है टू अराइव एट द सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट द फॉलोइंग आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एट फाइनल स्टेज, दैट इज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कि आपका कुछ जॉइंट कॉस्ट होगा, इधर आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे ए और बी, लेकिन आप ए और बी को इधर नहीं बेच रहे, आप ए और बी को क्या करते हो, जनरली फर्दर प्रोसेस भी कर रहे हो। फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो इधर आपको AX मिल रहा है, इधर आपको BX मिल रहा है। सो आप लोग इधर अगर मेथड का नाम देखो तो क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो मुझे यहां की NRV निकालनी है। यहां की NRV निकालने के लिए उन्होंने हमको बोला कि हम आगे की वैल्यू से 3 चीजों को माइनस करेंगे ताकि हमको इधर की वैल्यू मिले। द 3 थिंग्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट खर्चे हैं सेल्स के रिगार्डिंग उसको माइनस करोगे। पोस्ट स्प्लिट ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट, यानी कि आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो लग रहा है उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। और आप माइनस करोगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन। आपने कुछ मान लीजिए 25% प्रॉफिट चढ़ाया है, तो वो 25% प्रॉफिट भी आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे इस सेल्स की वैल्यू से। तो 3 चीजें जो आप काटने वाले हो फर्दर प्रोसेसिंग की सेल्स वैल्यू से। पहला, आप काटोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सेल्स करने में हेल्प करते हैं, दैट इज योर डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। दूसरी चीज जो आप माइनस करोगे गाइस, दैट वुड बी योर further processing cost, and the third thing that you would subtract is your estimated profit. अब एग्जाम में जिस तरीके के इलस्ट्रेशंस आ सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्टडी मटेरियल का ही इलस्ट्रेशन 4 है। Inorganic chemicals purchases salt and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC. In the month of July, inorganic chemicals purchased salt for 40,000 rupees. Conversion cost of 60,000 were incurred up to the split off point. आपको सॉल्ट खरीदने का खर्चा लगा है 40,000 रुपए का और आपका कन्वर्जन कॉस्ट स्प्लिट ऑफ तक कितने रुपए का है, 60,000 का। तो टोटल खर्चा अगर देखो तो आपको कितने रुपए का लग चुका है, 1 लाख रुपए का अब तक लग चुका है। आगे, एट विच टाइम 2 sellable products were produced. Chlorine can be further processed into PVC. In the month of July, the production and sales information is as follows. Caustic soda, chlorine और PVC, आपको 3 चीजें बताई गई है, आपको प्रोडक्शन दिए गए हैं और आपको सेल्स क्वांटिटी दी गई है।
सेलिंग प्राइस आपको बोला गया है कि आप कितने रुपए में बेच सकते हो. All the 800 tons of chlorine were further processed at an incremental cost of 20,000 rupees to yield 500 tons of PVC. There was no beginning or ending inventories of caustic soda, chlorine or PVC in the month of July. There is an active market of chlorine. Chlorine को मैं पहले ही बेच सकती थी क्योंकि उसकी active market थी. Inorganic chemicals could have sold all the July production of chlorine at 75 rupees per. तो अगर सवाल को इंटरप्रेट करे तो मेरा कुछ जॉइंट कॉस्ट लगा था. जॉइंट कॉस्ट इन टोटल कितने रुपए का था? 1,00,000 रुपए का. इस प्रोसेस के दौरान मुझे दो मेन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और जो दो मेन प्रोडक्ट्स है वो है कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन. कॉस्टिक सोडा के मेरे 1200 टन बने और क्लोरीन के मेरे 800 टन मिले. कॉस्टिक सोडा मैं इधर बेच सकती थी कितने रुपए के हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से. और क्लोरीन इधर बेच सकती थी कितने रुपए के हिसाब से? 75 रुपीज के हिसाब से. बट हमने क्लोरीन को क्या करा? फर्दर प्रोसेस करा. क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके हमको क्या मिलेगा? पीवीसी मिलेगा. पीवीसी का कितने यूनिट्स हम लोग ने प्रोड्यूस करे थे? 500 यूनिट प्रोड्यूस करे. और जो 500 यूनिट है आप उसको बेच रहे हो कितने रुपए के हिसाब से? 200 रुपए के हिसाब से. लेकिन फर्दर प्रोसेस करते वक्त आपको कुछ खर्चा लगा. कितने रुपए का खर्चा लगा था फर्दर प्रोसेसिंग का? 20,000 रुपए का. So this is the question given to us so far. Now let us see what they are asking. Show how the joint cost of 1,00,000 rupees, ये 1,00,000 rupees basically क्या है? वो 40,000 और 60,000 रुपए would be apportioned between caustic soda and chlorine under the following methods. पहला बोला गया है sales value at split off point. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ के टाइम पर हम कैसे इस 1,00,000 रुपए के खर्चे को बांट सकते हैं? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ क्या बोलता है कि इस टाइम पे जिस वैल्यू पे मैं बेच सकती थी उस वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे. इस टाइम पे मैं कितने रुपए में प्रोडक्ट बेच सकती थी? ये आई कुड हैव सोल्ड इट फॉर 60,000 rupees and chlorine I could have sold it for again 60,000 rupees. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ बोला है तो स्प्लिट ऑफ पे आप कॉस्टिक सोडा बनाते हो और क्लोरीन बनाते हो. तो इधर भी 60,000 रुपीज का आपका सेल्स वैल्यू आया, इधर भी 60,000 रुपीज का. तो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ओवर हियर? दैट इज 1:1. तो मैं 1,00,000 के खर्चे को कैसे बांटूंगी? 1:1 के प्रोपोर्शन में, दैट इज 50,000. So as per the first method, the apportion would have been 50,000 and 50,000 respectively. Now let us come to the second method. As per the physical unit method. जनता अब अगर हम लोग देखें तो फिजिकल यूनिट 3 चीजों की दी गई है, कॉस्टिक सोडा की, क्लोरीन की और पीवीसी की. मुझे जो जॉइंट कॉस्ट का खर्चा है क्या वो पीवीसी में बांटना है कि क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा में बांटना है? जो जॉइंट कॉस्ट का खर्चा है वो तो क्या बनाने में लगा है? कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन बनाने में लगा है. तो ये जो 1,00,000 का खर्चा है वो कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन के यूनिट्स में बटेगा. सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1200 and 800 यूनिट्स में बटेगा. सो दैट इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2. So I will bifurcate this 1,00,000 rupees का expense in the proportion of 3:2. तो 1,00,000 रुपए को अगर हम लोग 3:2 में बांटे, so that is coming equivalent to 60,000 and 40,000 respectively. Now comes the method जो हमको सीखना है, that is estimated NRV method. Estimated NRV भले आपके पास इधर की सेल्स वैल्यू है, डजंट मैटर. एस्टिमेटेड एनआरवी का फॉर्मूला यही कहता है कि अगर आप प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर सकते हो तो फर्दर प्रोसेस वाली वैल्यू को पीछे खींच कर लेकर आओ, और पीछे खींच कर लेकर आने में आप 3 चीजों को लेस करोगे. कौन सी 3 चीजें है वो? दैट इज फर्स्ट यू विल सब्ट्रैक्ट योर further processing cost, you will subtract your direct selling expenses, and you will subtract your profit margin. इस सवाल में पीवीसी को बेचने के लिए कोई स्पेशल खर्चा सेलिंग एक्सपेंस करना है नहीं बोला गया है, तो वील इग्नोर द सेलिंग एक्सपेंस. हमने कितना प्रॉफिट चढ़ा के बेचा ये भी हमको प्रॉफिट मार्जिन नहीं बोला है तो वो भी इग्नोर करेंगे. बट हाँ, पीवीसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा है ये मुझे पता है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनआरवी हम इधर टेबल बना देंगे. कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी. एनआरवी की वैल्यू निकालने के लिए एनआरवी हम निकाल तो किसका रहे हैं? कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन का.
लेकिन क्लोरीन का एनआरवी निकालने के लिए मुझे किसकी सेल्स वैल्यू चाहिए? पीवीसी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली सेल्स वैल्यू. तो लेट अस रिकॉर्ड द सेल्स वैल्यू ओवर हियर पीपल. कॉस्टिक सोडा कैन नॉट बी फर्दर प्रोसेस, तो भाई उसकी सेल्स वैल्यू तो आ रही है कितने रुपए की? 60,000 रुपए की. क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बनता है, पीवीसी बनता है 500 यूनिट, 500 यूनिट बेच सकते हो आप 200 रुपए के हिसाब से. तो क्लोरीन की फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल्स वैल्यू है 1 लाख रुपए की. पीछे खींचकर लेकर आने के लिए 3 चीजें लेस होती है, जिसमें से सवाल में मेरे पास सिर्फ एक चीज है, दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. कॉस्टिक सोडा में कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, क्लोरीन में बेशक फर्दर प्रोसेसिंग लगकर पीवीसी बना था. वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना था? 20,000 का. तो काट लेती हूँ इसमें से 20,000 रुपए, तो मुझे इधर मिल गई अपनी एनआरवी ऑफ 60,000 एंड 80,000. नाउ गाइस द 1 लाख रुपीस का एक्सपेंस वुड बी बाइफर्केटेड बिटवीन caustic soda and chlorine. In which proportion? In this proportion of 6:8 that we can say is of 3:4. तो 1 लाख रुपए के खर्चे को 3:4 में अगर हम लोग बांटे, so that is coming equivalent to 42,857. तो इसको खर्चा मिल रहा है 57,143 के हिसाब से. So एनआरवी मेथड बेसिकली ये कहता है कि आगे की वैल्यू को हम पीछे खींच कर लेकर आएंगे, और पीछे खींच कर लेकर आते वक्त हम 3 चीजों को लेस करेंगे. जो 3 चीजें हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड योर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. सो वी हैव कैलकुलेटेड द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन 3 डिफरेंट फॉर्मूला बेसिस. नाउ पीपल लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन. सवाल कह रहा है, Lifetime Swimming Pool Product offers to purchase 800 tons of chlorine in August at 75 rupees per ton. This sale of chlorine would mean that no PVC would have been able to produce. Explain how the acceptance of this offer for the month of August would affect your operating income. अगर हम लोग PVC नहीं बनाते और क्लोरीन बेच देते तो मेरे प्रॉफिट्स में क्या इंपैक्ट आता समझते हैं. आप मुझे सोच के बताओ, क्या जॉइंट कॉस्ट को कोई फर्क पड़ रहा है? क्या ये 1 लाख रुपए का खर्चा इररिस्पेक्टिव लगता मैं आगे पीवीसी बनाऊं ना बनाऊं? बेशक. क्यों? क्योंकि जब हम लोग जॉइंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो भाई वो तो कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन बनाने में लग रहा है. मैं अगर पीवीसी नहीं बनाती तो क्लोरीन तो बना के बेचती, तो 1 लाख रुपए का खर्चा तो वैसे भी लग रहा है. तो in order to identify the answer, this 1 lakh rupees is irrelevant for me. 1 लाख रुपए तो वैसे भी लगने वाला है, मैं पीवीसी बनाऊं ना बनाऊं, तो 1 लाख रुपए को मुझे कंसिडर नहीं करना. मैं किसको कंसिडर करूंगी? अपने इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल इनकम्स को. तो लेट अस टॉक अबाउट द इंक्रीमेंटल इनकम. अगर हम लोग पीवीसी बनाते तो पीवीसी के 500 यूनिट बनते और कितने रुपए के हिसाब से बिकते? 200 रुपए के हिसाब से. और अगर मैं क्लोरीन बेच देती तो क्लोरीन के 800 यूनिट बिकते कितने रुपए के हिसाब से? 75 रुपीज के हिसाब से. तो बाय मैन्युफैक्चरिंग और बाय फर्दर प्रोसेसिंग द क्लोरीन इनटू पीवीसी मैं कितनी और इनकम सेल्स जनरेट कर पा रही हूं ये देखते हैं. तो ऊपर का टोटल 1 लाख रुपए है और नीचे का टोटल देखो 800 इंटू 75 दैट इज इक्विवेलेंट टू 60,000. तो 1 लाख में से 60,000 रुपए काटूं तो मेरा बेटा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अगर देखूं तो कितने रुपए से हो रहा है? 40,000 रुपए से मेरी इंक्रीमेंटल इनकम आ रही है. लेकिन इस 40,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम को कमाने के लिए मुझे फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ा और उस फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा कितना है? 20,000 रुपए का. सो मेरी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को कमाने के लिए मुझे कुछ इंक्रीमेंटल कॉस्ट करना पड़ा ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग दैट वाज ऑफ 20,000 रुपीज. 40,000 कमाने के लिए मैंने 20,000 रुपए का खर्चा करा, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कितने रुपए बन के आ रहे हैं? एडिशनल 20,000 रुपए और बन के आ रहे हैं. तो इज इट मेकिंग सेंस कि मैं फर्दर प्रोसेस करूं? यस. सो व्हाट ओपिनियन वी शुड गिव? कि अगर ओपिनियन पूछते वेदर इट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट, हम बोलते इट शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड. बट इस बार हमको बोला गया है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से क्या बेसिकली हो रहा है, तो हम बोलेंगे ऑफर एक्सेप्ट होने की वजह से हम 20,000 की इंक्रीमेंटल जो इनकम है उसको हम लोग गवा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्लोरीन को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं.
So this is how we are supposed to suggest it. I hope all the methods are clear. More or less हमने सारे methods को अंडरस्टैंड कर लिया है, बट एक दो कुछ और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर बहुत ही प्यारे तरीके से कवर हो जाए. ओके पीपल, लेट अस कम टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में बोला गया है सन मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ABCD 5 प्रोडक्ट्स है, कितने यूनिट्स बनाए वो बताया गया है. सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ दे रखा है एंड सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दे रखा है. डी के केस में देखिए उसका आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेलिंग प्राइस कुछ नहीं है, मतलब डी को हम फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको स्प्लिट ऑफ पे ही बेचा जा सकता है. फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट्स बोल रखे हैं 35,90,000 के एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,47,000 के दे रखे हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनआरवी. तो कौन सा मेथड इन्होंने यूज करने को बोला है? एनआरवी मेथड. The further processing cost of A, B, C and E are so and so respectively. Obviously D का further processing इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि वो further process नहीं हो सकता, वो ready हो चुका है, वो तब के तभी बेचना है, उसमें ऑप्शन नहीं है further process का. You are required to prepare the following in respect of coming year. Statement showing income forecast of the company assuming that none of its products are to be further processed. कोई भी प्रोडक्ट हम फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे, उस बेसिस पे एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है. फिर एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है अज्यूमिंग कि ऑल द प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड. फिर हमको सजेस्ट करना है इनको कोई भी दूसरा एक प्रोडक्शन प्लान. तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट कैसे होने वाला है. एंड जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट का कौन सा मेथड इन्होंने बोल रखा है? एनआरवी मेथड. एनआरवी मेथड क्या चर्चा करता है? एनआरवी मेथड में बेसिकली हम लोग आगे की वैल्यू को पीछे खींचकर लेकर आते हैं, 3 चीजें काटते हैं. क्या इस पूरे सवाल में कहीं भी प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है? नहीं. क्या कहीं भी इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है? नहीं. क्या इन्होंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखा है? हाँ. तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एनआरवी आप सिर्फ एक चीज माइनस कर सकते हो इस सवाल में, दैट इज योर एनआरवी. चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग की एनआरवी कैसे निकालेंगे. ए बी सी डी ई की. ए की अगर हम लोग बात करें तो भाई एनआरवी निकालने के लिए हम लोग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली सेल्स वैल्यू उठाते हैं. तो लिख लेते हैं इधर सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. ए के 2 लाख यूनिट्स बिकेंगे 25 रुपए के हिसाब से, दैट इज इक्विवेलेंट टू 50 लाख रुपीस. बी के केस में अगर आप देखो तो 30,000 यूनिट्स बिकेंगे कितने रुपए के हिसाब से? 17 रुपए के हिसाब से, दैट इज इक्विवेलेंट टू 5,10,000. सी के केस में 25,000 यूनिट्स बिकेंगे 12 रुपए के हिसाब से, विच इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 3 लाख रुपीस. डी फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा, तो क्या इसका मतलब डी को कोई खर्चा नहीं दे रहा? बिल्कुल नहीं. डी को खर्चा मिलेगा, लेकिन खर्चा इसकी एनआरवी आगे की वैल्यू को पीछे खींचकर नहीं लेकर आ सकती. तो इसके लिए एनआरवी निकालने के लिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली ही सेल्स वैल्यू उठानी पड़ेगी, दैट इज 20,000 इंटू 10 विच इज 2 लाख रुपए. एंड ई की अगर हम लोग बात करें तो 20 रुपए के हिसाब से आप 75,000 यूनिट्स बेचने की बात कर रहे हो. सो दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 15 लाख रुपीस. तो हमने सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग निकाल दिया. इसमें से हम काटेंगे अपना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमको नीचे दे रखा है, कितना कितना है? इधर 12.5 लाख है, इधर 1.5 लाख है, इधर 50,000 है. डी के केस में कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है और ई के केस में 1.5 लाख रुपए का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है. So with this जनता we will get our NRV at split off. इधर अगर मैं NRV निकालू 50 लाख में से काट देती हूँ 12.5 लाख, दैट इज इक्विवेलेंट टू 37.5 lakhs. बी के केस में 5.1 में से 1.5 लाख रुपीस काट दो तो ये हो गया 3.6 लाख रुपीस. सी के केस में अपना आ रहा है 2.5 लाख रुपए का एनआरवी. डी के केस में 2 लाख रुपए की एनआरवी दिख रही है एंड ई के केस में 13.5 लाख की एनआरवी आ रही है. इधर जॉइंट कॉस्ट की अगर हम बात करें, काफी बार नोटिस करा है कि स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द जॉइंट कॉस्ट इन सच क्वेश्चन. समझते हैं. सी पीपल, व्हाट आर दे गिविंग? द रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ 35,90,000 and
other manufacturing cost in the manufacturing process is to be absorbed on ABCDE. ये जो फिक्स कॉस्ट दे रखा है, क्या ये बोल रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है? नहीं। जब तक कि आपको नहीं बोले कि ये मेन प्रोसेस का पार्ट है, आप इसको अदर देन मेन प्रोसेस का पार्ट मानोगे, आप इसको जॉइंट प्रोडक्ट में बांटने के लिए नहीं कैलकुलेट करोगे, क्योंकि स्पेसिफिकली देखो इंडिकेशन भी है कि भाई रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही अब्सॉर्ब करना है प्रोडक्ट्स में। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि अब्सॉर्ब दिस कॉस्ट। तो जो अलग से फिक्स कॉस्ट दे रखा है 4,73,000 का, ये जॉइंट कॉस्ट का पार्ट नहीं है, अलग से मेरा खर्चा है जो मैं लास्ट में कंसिडर करूंगी फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ये जॉइंट कॉस्ट का पार्ट इसको मैं नहीं मान रही। हमारी एनआरवीज आ चुकी है। अब जो मेरा टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितने का आया? 35,90,000 रुपीज प्लस 5,47,000 रुपीज का जॉइंट कॉस्ट। सो द जॉइंट कॉस्ट इज ऑफ 41,37,000 रुपीज। ये 41,37,000 रुपीज का जो जॉइंट कॉस्ट का खर्चा है, ये बटेगा ABCDE में इन देयर एनआरवी बेसिस। चलिए बांट देते हैं। पहले सारे एनआरवीज का टोटल कर लें। सो दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 59,10,000। इस प्रपोर्शन में अब बांट देते हैं हमारे खर्चे को। 41,37,000 डिवाइडेड बाय 59.10। अब इसको अगर हम लोग बांटे, तो दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 26,25,000 रुपीज, 2,52,000 रुपीज, 1,75,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज एंड 9,45,000 रुपीज। तो बेसिकली हमने अपने सारे खर्चे को इधर बांट दिया है, जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनआरपी। बट सवाल में हमको जॉइंट कॉस्ट का पोर्शन करने को नहीं पूछा गया था। हमको क्या बोला गया था? स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड। कोई भी प्रोडक्ट को मैं फर्दर प्रोसेस नहीं कर रही, तब कंपनी का इनकम कितना है मेरे को ये निकाल के देना है। जब कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, तो मुझे ये बताओ कि हमारी सेल्स वैल्यू कितनी होगी? 25 रुपए के हिसाब से होगी कि 17 रुपए के हिसाब से होगी? जब फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे, ये वाला कॉलम होगा। सो व्हेन आई एम नॉट फर्दर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट्स, माय सेल्स वैल्यू वुड बी 17, 13, 8, 10, 14 रिस्पेक्टिवली। तो इधर जब इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगी तो सेल्स वैल्यू में लूंगी 2 लाख इंटू 17, 30,000 इंटू 13, 25,000 इंटू 8, 20,000 इंटू 10 एंड 75,000 इंटू 14। अब जब फर्दर प्रोसेस नहीं करी तो क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कटेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वी आर अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट्स आर नॉट फर्दर प्रोसेस्ड। लेकिन जॉइंट कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट तो फिर भी कौन से बेसिस पे करना है? एनआरवी बेसिस में। क्या एनआरवी बदल जाएगी अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं करते? नो, द एनआरवी वुड रिमेन द सेम, क्योंकि फॉर्मूला कहता है आगे की वैल्यू को पीछे खींचकर लेकर आओ। सो हमारा जो जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन है, जो हम ABCDE से रिकवर करेंगे, वो इस तरीके से हो जाएगा। सो हम लोग का सेल प्राइस में से वी विल डिडक्ट द रिस्पेक्टिव जॉइंट कॉस्ट। इससे हमको मिल जाएगा प्रॉफिट ऑफ ABCDE इंडिविजुअली। वी विल कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक बार इधर आपको दिखा देते हैं। 2 लाख इंटू 17 करा, 30,000 इंटू 13 करा, 25,000 इंटू 8 करा, 20,000 इंटू 10 करा एंड 75,000 इंटू 14 करा। इससे टोटल सेल्स वैल्यू आई अपने को। काटा हमने इसमें से क्या? अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जो हम लोग का आया था वही इन लोगों का आया है। 41,37,000 रुपीज का अपॉर्शनमेंट हम लोग ने लेस करा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं करा बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड। अब ये जो हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है 11,03,000 का, ये कंपनी लेवल के प्रॉफिट में से हम काटेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट हमने जॉइंट कॉस्ट के नाम पे अपोर्शन नहीं करा था, ध्यान रखना कंपनी के खर्चे से कटेगा। तो अल्टीमेटली कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? 6,30,000 का।
Then people in the question, they are asking you to prepare a statement showing income forecast assuming that all the products are further processed. जब सारे प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस कर रही हूं तो किस रेट में बेचूंगी, 17 रुपए के हिसाब से कि 25 रुपए के हिसाब से? 25 रुपए के हिसाब से। तो 25 इंटू 2 लाख, 17 इंटू 30,000, 12 इंटू 25,000। डी को फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकती तो डी को बेचूंगी कि नहीं बेचूंगी? बेशक बेचूंगी, लेकिन किस वैल्यू पे? 10 रुपए के वैल्यू पे ही। एंड ई के केस में 20 रुपए इंटू 75,000। इस बार कौन कौन से खर्चे माइनस होंगे? जॉइंट कॉस्ट तो माइनस होगा ही होगा, और साथ साथ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लेस होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड जो हम लोगों का स्टेटमेंट बन रहा है, इट इज ऑन द अजम्पशन दैट वी आर फर्दर प्रोसेसिंग। सो देख लेते हैं स्टेटमेंट। इस बार जो हमारा सेल्स रेवेन्यू आया है वो आया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यू। 2 लाख इंटू 25, 50,000, 30 इंटू 17, दैट इज 5,10,000 एंड सो ऑन। इसमें से हमने काटा अपना जॉइंट कॉस्ट, दैट वाज अपोर्शन्ड ऑन दिस बेसिस। नेक्स्ट इन लाइन वी डिडक्टेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि इस बार हम मान रहे फर्दर प्रोसेस हुआ है, कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस प्रॉफिट में से अभी भी एक चीज काटना पार्ट की है, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को काटने के बाद 13 लाख रुपए का क्या निकला है? अपना टोटल अल्टीमेट प्रॉफिट निकला। फिर जनता सवाल में एक और चीज पूछी गई, हमको पूछा गया, कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान whereby the company can maximize the profits? if yes, submit the statement। अगर हम लोग देखें ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो ए से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा था? 7,75,000। ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? 11,25,000। तो शुड ए बी फर्दर प्रोसेस्ड? डेफिनेटली। बी के केस में बी को फर्दर प्रोसेस मत करो तो 1,38,000 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, लेकिन बी को अगर फर्दर प्रोसेस करूंगी तो कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1,08,000 का। ज्यादा प्रॉफिट कब था? जब बी फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा, तो बी शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड। सी के केस में 25,000 का प्रॉफिट है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, 75 इज आफ्टर, तो सी शुड बी प्रोसेस्ड फर्दर। डी के केस में 60,000, डी को तो इररिस्पेक्टिव फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं सकते। ई के केस में 1,05,000 का प्रॉफिट था इधर, और इधर अपना है 4,05,000 का, तो ई शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड। So B and D should not be further processed and A, C and E should be further processed, ताकि हमको क्या बन के मिले? ताकि हमको ज्यादा, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स अल्टीमेटली आए। उसका स्टेटमेंट बनाने को बोले तो A का ये वाला स्टेटमेंट ले लेना, B का ये वाला स्टेटमेंट ले लेना, C का, D का, E का एज इट इज ये स्टेटमेंट लोगे तो आप बना लोगे कंपनी का नया प्रॉफिट। A का आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, बी का नॉट फर्दर प्रोसेस्ड, सी का फर्दर प्रोसेस्ड है, डी का नहीं है, ई का फर्दर प्रोसेस्ड है। तो देखिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बी में और डी में काटा नहीं, बिकॉज द फाइनल स्टेटमेंट दैट वी आर प्रिपेयरिंग इज ऑन द बेसिस कि बी एंड डी शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड। इससे अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट कितना बन रहा है? 13,30,000। सो दिस इज हाउ द कंपनी कैन मैक्सिमाइज द profits. Okay, so with this people हमने मेजरली जॉइंट कॉस्ट के ऊपर एक अच्छी खासी थरो चर्चा करी। अब एक थोड़ा सा टेक्सचुअल पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरी के हिसाब से भी डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क का पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट। सो थ्योरी समझ लेते हैं। बाय प्रोडक्ट्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम लोग अकाउंट्स में, हम लोग कॉस्टिंग में, उसके ऊपर चर्चा की गई है। पहले बोला गया है when the total value is small, तो 2 तरीके हैं। अगर उसकी टोटल वैल्यू स्मॉल है तो आप उसको कहीं भी कॉस्ट शीट का पार्ट मत मानो, आप डायरेक्टली क्या करो, उसको कॉस्टिंग पीएनएल में इनकम दिखा दो। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स करके आप क्या दिखा दो, उसको कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट कर दो, उसको अपने टोटल कॉस्ट में से मत काटो। दूसरा एक ट्रीटमेंट बोला गया है कि बाय प्रोडक्ट बेच के जो आपको सेल प्रोसीड्स मिल रही है, जो आपको पैसा हाथ में बच रहा है बाय प्रोडक्ट को बेचने के बाद, उसको आप डिडक्ट कर दो अपने टोटल कॉस्ट में से। मतलब 1 लाख रुपए का मेरा जॉइंट कॉस्ट है, मेरे 2 प्रोडक्ट्स बने ए और बी, बी इज अ बाय प्रोडक्ट, बी मैं मार्केट में बेच सकती हूँ 5,000 रुपए में, तो 5,000 रुपए में अगर बी बिक सकता है तो जो मेरा टोटल जॉइंट कॉस्ट होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा?
95,000 रुपीज का। ये 95,000 रुपीज का खर्चा कौन झेलेगा? ए झेलेगा, जो मेरा क्या है? मेन प्रोडक्ट है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि पहला ट्रीटमेंट कि भाई भूल जाओ इसके बारे में, आप क्या करो, डायरेक्टली जो 5,000 रुपए है उसको इनकम की तरह ट्रीट कर लो अपने कॉस्टिंग पीएनएल में, और प्रोडक्ट ए में पूरा 1 लाख रुपए का खर्चा बांट दो। दूसरा ट्रीटमेंट बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ए को 1 लाख रुपए मत दो, जो बाय प्रोडक्ट से इनकम जनरेट हो रही है 5,000 रुपए की, वो अपने टोटल कॉस्ट से काट दो और वो किसको अपोर्शन कर दो? अपने मेन प्रोडक्ट ए को कर दो। फिर बोला है कि अगर आपका बाय प्रोडक्ट है और उसकी अच्छी खासी कंसिडरेबल वैल्यू है तो उसको बाय प्रोडक्ट मत बोलो, तुम उसको किसकी तरह ट्रीट कर लो? जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर लो, मेन प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर लो। और मेन प्रोडक्ट को ट्रीट करने में हमने इतने सारे मेथड्स देखे। सो व्हेन द बाय प्रोडक्ट इज ऑफ अ कंसिडरेबल वैल्यू, they may be regarded as joint product rather than by product and treated as a joint product। और फिर जो मेथड यूज करते हो joint product allocation के लिए, वो मेथड यूज कर लो। Where they require further processing, अगर बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है और उसकी वैल्यू छोटी है तो क्या कर सकते हो? या तो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो या तो उसको टोटल कॉस्ट से काट दो। अगर उसकी वैल्यू कंसिडरेबली अच्छी खासी है तो उसको किसकी तरह ट्रीट कर लो? आप मेन प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट कर लो। सो फर्दर प्रोसेसिंग करो ना करो, एट दी एंड नेट इफेक्ट तो आप क्या करो? सेम रिकॉर्ड करो। बट एक चीज इधर ध्यान रखने वाली है कि अगर आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, मान लीजिए मैं अपने बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर रही हूं 2,000 रुपए में और उससे मुझको जनरेट हो रहा है, उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूंगी तो 5,000 रुपए मिलेगा, तो मुझे 5,000 रुपए अपने कॉस्ट में से नहीं काटना चाहिए। इस 5,000 रुपए को कमाने के लिए मैंने कितने रुपए का खर्चा करा है फर्दर प्रोसेसिंग का? 2,000 रुपए का। तो मैं क्या करूंगी? 3,000 रुपए की एनआरवी अपने टोटल जॉइंट कॉस्ट से माइनस करूंगी। तो अगर 1 लाख रुपए का खर्चा है, 1 लाख रुपए में से मैं 3,000 रुपए काट दूंगी तो 97,000 रुपीज का कॉस्ट एलोकेट होगा किसको? मेन प्रोडक्ट को। सो when they require further processing, the net realizable value of byproduct at the split off point may be arrived by subtracting the further processing cost from the realizable value of the product। तो हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे सेल्स वैल्यू से, ताकि हम लोग को क्या मिल सके? अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिल जाए। एक प्यारा सा छोटा सा सवाल है विद रिगार्ड्स टू जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कर लेते हैं। इसमें बाय प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है। अगर बच्चा पार्टी सवाल साइलेंट है विद रिगार्ड्स टू बाय प्रोडक्ट तो आप क्या करेंगे? आप बेसिकली उधर नोट मार के आएंगे और उधर इफेक्ट लिख दोगे, ट्रीटमेंट लिख दोगे कि वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज ऑफ अ स्मॉल कंसिडरेबल वैल्यू एंड रिड्यूसिंग इट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। आप उसको टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन से उसकी एनआरवी को क्या करोगे? माइनस करोगे। सवाल देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है टेक्स्ट बुक का। Smile company produces 2 main products and a byproduct out of joint process. The ratio of output quantities to input quantities of direct material used in the joint process remains consistent on yearly basis. The company has employed the physical volume method to allocate the joint production cost to the main product. The NRV of the byproduct is used to reduce the joint production cost before the joint cost is allocated to the main product। इधर उन्होंने बोल ही दिया कि भाई जो NRV है ना बाय प्रोडक्ट की, वो हम क्या करते हैं? अपने जॉइंट कॉस्ट में से काट देते हैं। Details of company's operations are given in the table below। During the month, the company incurred joint production cost of 10 lakh रुपए। The main product are not marketable at split off point and thus have to be further processed। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और बाय प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ए और बी को ही फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट दैट स्माइल कंपनी वुड एलोकेट टू प्रोडक्ट बी यूजिंग फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट वैसे तो बोला कितने रुपए का है? 10 लाख रुपए का। बट क्या 10 लाख रुपए में ए और बी में बांटूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि साथ साथ क्या बन रहा है मेरा? एक बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का आउटपुट कितना है? 50,000 किलो। कितना है? 50,000 किलो। और कितने रुपए में बेच सकती हूँ? 5 रुपए के हिसाब से बेच सकती हूँ। मतलब मेरा 2.5 लाख रुपए से खर्चा क्या हो रहा है इधर बेटा? बच रहा है। तो 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए को माइनस कर दूंगी। कितना हुआ ये? दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 7,50,000।
अब मैं ए और बी में कितने रुपए का खर्चा बांटूंगी, 10 लाख रुपए का कि 7,50,000 का? 7,50,000 का, क्योंकि बाय प्रोडक्ट का जो खर्चा है, बाय प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है, जो एनआरवी है, वो मुझे माइनस करना है फ्रॉम द टोटल जॉइंट कॉस्ट। अब 7.5 लाख रुपए का खर्चा किस प्रपोर्शन में बांटना है? इट इज टू बी बाइफर्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन आउटपुट, फिजिकल वॉल्यूम मेथड करना है। तो 60 और 120 यानी कि किस प्रपोर्शन में? 1:2 के प्रपोर्शन में हम 7.5 लाख रुपए के खर्चे को बांट देंगे। सो पीपल, दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 5 लाख रुपए। बी को मिला 5 लाख रुपए का खर्चा और ए को मिलेगा 2.5 लाख रुपए का खर्चा। इट वॉज एज इजी एज दैट। सो बाय प्रोडक्ट के केस में बिल्कुल घबराना मत, बस हम लोग को अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो वही करेंगे जो बोला गया है, नहीं बोला है तो हम लोग को तो नोट मार के आएंगे कि बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, टोटल जॉइंट कॉस्ट में से काट दे रहे हैं। नाउ पीपल, वी आर कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। इंस्टीट्यूट का सवाल है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, स्टडी मटेरियल में दिया है, बट अगर इस सवाल की बात करें तो इंस्टीट्यूट ने अपना अप्रोच ही बदल दिया है। गलत चीज बताई गई है, जो वो करती आई है उससे एकदम ही विपरीत गए हैं। तो थोड़ा सा इसलिए हम लोगों को ध्यान में होना जरूरी है। टेक्निकली एग्जाम में मैं कुछ और तरीके से करके आती, कैसे करके आती वो बताती हूँ, और इंस्टीट्यूट ने क्या करा है वो भी बताती हूँ, ताकि अब आप एग्जाम में थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहे कि भाई इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करके आ सकते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। An manufacturing company uses joint production process that produces 3 products at split-off point. The joint production cost during September were 8,40,000. Product information for September was as follows. हमको प्रोडक्ट ABC के बारे में कुछ कुछ बताया गया है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स सोल्ड, सेल प्राइस दे रखा है एट स्प्लिट ऑफ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब इधर देखिए, इधर तो इन्होंने एट स्प्लिट ऑफ दिया ही नहीं है, मतलब ये स्प्लिट ऑफ पे बेचा ही नहीं जा सकता। इसको क्या करना जरूरी है? फर्दर प्रोसेस करना जरूरी है। कॉस्ट टू प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ, यानी कि ये क्या है मेरा? ये है मेरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ए को मैं स्प्लिट ऑफ पे भी बेच सकती हूँ, ए को मैं फर्दर प्रोसेस भी कर सकती हूँ, जबकि बी और सी को तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ रहा है। Assume that product C is treated as byproduct. Product C is byproduct, ठीक है, लिख देते इसके बाजू में, this is a byproduct. The company accounts for the byproduct at net realizable value as a reduction to joint cost. जो byproduct से जो भी मेरी NRV आ रही है उसको मैं क्या करूंगी? joint cost से माइनस करूंगी। Assume also that product B and C must be further processed before they can be sold. Find out the total cost of product A in September if the joint cost is allocated on the basis of NRV. NRV मेथड में हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे आगे की वैल्यू को पीछे खींचकर लेकर आते थे, तो वही करना है हमको अभी भी। चलो, प्रोडक्ट C की पहले NRV निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट सी की अलग से एनआरवी इसलिए निकाल रही हूं क्योंकि प्रोडक्ट सी बाय प्रोडक्ट है, और बाय प्रोडक्ट की जो एनआरवी है वो मुझे क्या करना है? अपने जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देना है। प्रोडक्ट सी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद 50 रुपए में बेचा जा सकता है। प्रोडक्ट सी के, ओ नाइस गाइस, वन मोर पॉइंट गिवन ओवर हियर। इधर दो चीजें दी गई है, एक दिया गया है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और दूसरा चीज दिया गया है यूनिट्स सोल्ड। अब सेल्स वैल्यू ले रही हूं तो आप बोलोगे कि सेल्स वैल्यू में तो 100% सोल्ड यूनिट्स आने चाहिए, बट हम इधर एनआरवी क्यों निकाल रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ओवर हियर ऑफ कैलकुलेटिंग द एनआरवी? द पर्पस ऑफ एनआरवी इज ताकि हम अपने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर सके। जो इस साल मेरा जॉइंट कॉस्ट लगा है, किन यूनिट्स पर लगा है? जो यूनिट्स मैंने बेचे उस पर लगा है कि जो यूनिट्स मैंने बनाए उस पर लगा है? जो यूनिट्स मैंने बनाए उन पर ही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा होगा। अभी अगर इधर देखूं मैं, यूनिट्स कितने बनाए मैंने? ए के 1500, जबकि यूनिट्स सोल्ड कितने? ए के 2000। तो 500 यूनिट एक्स्ट्रा सेल कैसे किए होंगे? वो पहले से बन चुके होंगे। जो यूनिट्स पहले से बन चुके हैं, क्या उनको इस साल का खर्चा देने की जरूरत है? नहीं। तो whenever you are calculating the NRV in order to apportion the joint cost,
आप कौन सी यूनिट्स उठाओगे? द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड नॉट द यूनिट्स सोल्ड। फिर से, द पर्पस ऑफ द चैप्टर ऑफ कैलकुलेटिंग एनआरवी इज सो दैट आई कैन एलोकेट माय जॉइंट कॉस्ट, आई कैन अपोर्शन माय जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट का जो खर्चा लगा है वो कौन से यूनिट्स पे लगा है? जो यूनिट्स बेचे उन पर लगाए कि जो यूनिट्स बनाए उन पर लगाए? जो यूनिट्स बनाए। हो सकता है इस साल मैंने एक यूनिट नहीं बेचा, सिर्फ यूनिट्स बनाए बनाए बनाए, तो आप क्या बोलोगे? जॉइंट कॉस्ट 0-0 बांटना चाहिए? बेशक बांटना चाहिए। क्यों बांटना चाहिए? भले कुछ यूनिट सेल नहीं करे आपने, लेकिन आपने डेफिनेटली यूनिट्स क्या करे हैं? मैन्युफैक्चर करे। सो व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग एनआरवी फॉर अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, प्लीज 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 रिमेंबर, आप कौन से यूनिट्स उठाओगे? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उठाओगे। चलिए, तो सी की अगर मैं एनआरवी निकाल रही हूं, सी के कितने यूनिट्स बनाए मैंने? 4500 यूनिट्स बनाए। कितने रुपए में बेचने की बात कर रही हूँ? 50 रुपए के हिसाब से बेचने की बात की जा रही है। मतलब ये बिकेगा 2,25,000 में। क्या 2,25,000 रुपीज का खर्चा काट दूं अपने जॉइंट कॉस्ट में से? नो, बिकॉज दिस इज नॉट द एनआरवी एज ऑफ नाउ। सी को फर्दर प्रोसेस करना जरूरी है। फर्दर प्रोसेस करने का खर्चा कितना है? 1.5 लाख रुपए। तो 2,25,000 रुपए को कमाने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए का खर्चा करना ही पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में कितना आ रहा है? 75,000। So what is the NRV of C? It is 75,000. The joint cost people given to us was 8,40,000, जिसमें से 75,000 का बाय प्रोडक्ट का NRV माइनस कर दिया, तो जो खर्चा मुझे बांटना है, अपोर्शन करना है, दैट इज ऑफ 7,65,000. Now let us talk about apportionment of joint cost. ए और बी में करना है एनआरवी मेथड के बेसिस पर। एनआरवी मेथड क्या कहता है? आगे की वैल्यू को पीछे खींच कर लेकर आइए। तो भाई सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग उठा लेती हूं। ए के केस में अगर हम लोग देखें आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना आएगा? 150 रुपए के हिसाब से आएगा। कितने यूनिट्स इधर उठाऊंगी मैं? 1500 की 2000, अभी डिस्कस करा था, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उठाएंगे, तो दैट इज 1500। बी की अगर हम बात करें तो 175 रुपीज के हिसाब से कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे? 3000। सो लेट अस कैलकुलेट इट। 1500 इंटू 150, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2,25,000। बी के केस में 3,000 इंटू 175, दिस इज 5,25,000। ये सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आई। इसमें से हम क्या काटेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट काटेंगे, क्योंकि कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ना ही मेरे पास कोई सेलिंग एक्सपेंस है। तो काट लेते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। दोनों का 1.5 लाख रुपए का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। माइनस करने के बाद देख लेते हैं इधर कितना बचा। 3,75,000 रुपीज इधर बच रहा है। इधर बच रहा है 75,000. So this is the NRV that we got. Now the apportionment of joint cost. Joint cost हमारा कितना आया था? 7,65,000 का। 7,65,000 का खर्चा आपको बांटना चाहिए किस प्रपोर्शन में? इन दिस प्रपोर्शन ऑफ 75:375. तो ये भी कर लेते हैं 75:375 के प्रपोर्शन में। So this is equivalent to 1,27,500। और बी की अगर हम बात करें $6,37,500। This should have been the basis of apportionment अगर हम लोग सही तरीके से करें। लेकिन आप अगर इधर चेक करेंगे तो आपका जो अपॉर्शनमेंट इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ए को मिलना चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2,18,568। तो इंस्टीट्यूट ने इधर क्या गलती करी है, क्या इलॉजिकल सी थोड़ी चीज करी है, दैट इज इन्होंने बोला कि क्या इस सवाल में बोला है हमको कि प्रोडक्ट ए हम लोग फर्दर मैन्युफैक्चर करते ही करते हैं? नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ इंडिकेशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट ए।
इन्होंने बोला है बी और सी को तो फर्दर प्रोसेस करना है, लेकिन ए के लिए नहीं बोला वेदर इट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट। तो हम लोग इधर आइडेंटिफाई करते हैं क्या ए को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए था कि नहीं। ए के केस में देखो, अगर मैं फर्दर प्रोसेस करूं तो मेरे को 150 रुपीज मिल रहे हैं। 150 रुपीज जो मुझे मिल रहे हैं, कितने यूनिट्स पर मिल रहे हैं? 1500 यूनिट्स पे। अगर ए को मैं फर्दर प्रोसेस नहीं करूंगी तो मेरे को कितने रुपए मिल रहे थे? 100 रुपए मिल रहे थे। कितने यूनिट्स पर? 1500 रुपए यूनिट्स पर। तो मेरी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 50 रुपए की हुई है ऑन 1500 यूनिट्स। तो 50 इंटू 1500 करा, विच इज इक्विवेलेंट टू 75,000। लेकिन ए को फर्दर प्रोसेस करने का खर्चा कितना लग रहा है? 1.5 लाख रुपए का। तो क्या सेंस बना रहा है कि 75,000 रुपीज कमाने के लिए मैं 1.5 लाख रुपए का खर्चा करूं? नहीं। तो ये बोल रहे हैं ए शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड। ये लोग बोल रहे हैं कि ए शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड, और उससे हम भी फुल्ली अग्री करते हैं, ए शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड। ठीक है, लेकिन हमको सवाल में बोला गया है कि भैया एनआरवी मेथड यूज करो, और एनआरवी मेथड कहता वही है कि फर्दर प्रोसेस के बाद आप वैल्यू को पीछे खींच कर लेकर आओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर फर्दर प्रोसेसिंग इट और नॉट। बट इस सवाल में इन्होंने बोला कि सिंस ए को हम फर्दर प्रोसेस नहीं करने का डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हमने आप पर छोड़ा और आप समझदार हो और आपने ये डिसाइड करा इट इज नॉट टू बी फर्दर प्रोसेस्ड, तो आप एनआरवी को आगे की वैल्यू को पीछे खींचकर मत लेकर आओ। आप एनआरवी क्या मानो? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ को एनआरवी मानो। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। आगे की वैल्यू को पीछे खींचकर नहीं लेकर आ रही, इधर जो वैल्यू दी गई है उसी को एनआरवी मान लो। कितने रुपए की वैल्यू दी गई है? 100 रुपए की वैल्यू दी गई है। कितने यूनिट्स? 1500 यूनिट्स। तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट इन द रेशियो ऑफ 75:375, हम क्या कर रहे हैं? उसको बांट दे रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 100 रुपए इंटू 1500। 100 रुपए इंटू 1500, तो ये कितना हुआ? 1.5 लाख। तो हम किस प्रपोर्शन में बांट रहे हैं? 150:375। तो बांट लेते हैं इस प्रपोर्शन में। So this is coming equivalent to 218571, और दूसरे केस में, बी के केस में आ रहा है 5,46,429. So you can see over here, इस तरीके से उन्होंने अपॉर्चमेंट करा है अपने कुछ पॉइंट्स में 1-2 रुपए की वजह से, उस वजह से डिफरेंस आ रहा है। जबकि अगर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 देखें, उन्होंने उस केस में जब एनआरवी निकाली थी, ABCD वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो एनआरवी निकाली थी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं माना था वेदर फर्दर प्रोसेस और नॉट, क्योंकि उस सवाल में हमको बोला था स्टेटमेंट बनाओ, अज्यूमिंग करते हैं, अज्यूमिंग नहीं करते हैं। तो उसमें हमको आउटराइटली क्वेश्चन में बोल ही दिया था कि भैया ऐसा ही करते हैं, हम या तो फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं या तो फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे। तो उधर आप लोगों का आंसर बदल नहीं रहा था, एनआरवी जैसे हम लोग नॉर्मली निकालते हैं वैसे ही कर रहे हैं। एंड 99% ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल, एंड द क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, उन्होंने वैसे ही सॉल्व कर रखा है। बस ये प्रैक्टिकल नंबर प्रॉब्लम नंबर 4 इन्होंने थोड़ा अलग कर रखा है, क्योंकि आप ये मान सकते हो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 में कहीं इंडिकेट नहीं करा है कि वेदर ए इज टू बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट। इन्होंने आउटराइटली बोला नहीं है, इन्होंने आप पर छोड़ दिया, बताओ क्या होगी एनआरवी। तो सिर्फ उस सिचुएशन में आप ये मान सकते हो कि हमको इस तरीके से करना है। बट अगर एग्जाम में आपने इस तरीके से भी सॉल्व करा तो आप गलत नहीं हो, बट इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप गलत हो सकते थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली प्लीज मार्क कर लीजिए कि एग्जाम से पहले एक बार याद कर ले, नोट देख ले कि भाई ये मेथड कब अडॉप्ट करना है। 99.99% ऑफ द टाइम्स हमको कौन सा एनआरवी अडॉप्ट करना है? जो हम आज तक करते आए हैं। ओके, सो विद दिस चैप्टर विद दिस पीपल मोर और लेस चैप्टर का रिवीजन हो गया है। लेकिन इंस्टीट्यूट अपनी गजब है यार, इंस्टीट्यूट ने टेक्स्ट बुक में ही, स्टडी मटेरियल में ही एक केस स्टडी डाली है। केस स्टडी अगर हम लोग पढ़े तो सवाल देखो तो भाई क्या क्या पूछा गया है। जॉइंट कॉस्ट कैसे एलोकेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड, एकदम ही सिंपल पॉइंट है। कैसे होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेजर मेथड, यानी कि फिजिकल आउटपुट वॉल्यूम मेथड, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिर बोला है
यूजिंग एस्टिमेटेड एनआरवी मेथड हम लोग कैसे अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट करेंगे ये भी हमको पता है कैसे यूज करते हैं मेथड। लेकिन बेटा इधर इन्होंने एक नया मेथड दे दिया जो कहीं भी इन्होंने टेक्स्ट बुक में डाला ही नहीं है, थ्योरी उसकी बताई नहीं है। दैट मेथड इज कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। और इस मेथड को अब हमको समझना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा गंदा हरकत कर दिया कि भाई इन्होंने एक सवाल ऐसा पूछ लिया और फ्रॉम द मेथड जो कहीं भी इन्होंने टेक्स्ट बुक में हमको समझाया ही नहीं है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। मेथड का नाम है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि कंपनी एज अ होल हर प्रोडक्ट से सेम ग्रॉस मार्जिन अर्न करना चाहती है। मतलब अगर कंपनी 15% ग्रॉस मार्जिन अर्न करना चाहती है तो ऐसा नहीं प्रोडक्ट ए से हम लोग 20% कर देंगे, प्रोडक्ट बी से हम लोग 10% कर देंगे तो ऑन एन एवरेज 15% होगा। नो, हर प्रोडक्ट से कितना परसेंटेज मार्जिन ये रिकवर करना चाहती है? 15% मार्जिन रिकवर करना ही चाहती है। दैट इज व्हाट दिस मेथड टॉक्स अबाउट। यानी कि कैसे इसको सॉल्व करना है देख लेते। पहले हम लोग सम उठा लेते। Pokemon Chocolate manufactures and distributes chocolate products. It purchases cocoa beans and processes them into two intermediate products, chocolate powder liquor base and milk chocolate liquor base. These two intermediate products become separately identifiable at a single split off point. Every 500 pounds of cocoa beans yield 20 gallons of chocolate powder liquor base and 30 gallons of milk chocolate liquor base. The chocolate powder liquor base is further processed into chocolate powder. Every 20 gallons of chocolate powder liquor base yields 200 pounds of chocolate powder. The milk chocolate liquor base further is processed into milk chocolate. 30 gallon milk chocolate liquor base से 340 पाउंड मिल्क चॉकलेट अपने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग 500 पाउंड चॉकलेट बीन्स डालेंगे, कोको बीन्स डालेंगे, तो हमको इधर मिल रहा है 20 गैलन चॉकलेट पाउडर लिकर बेस और मिल रहा है हमको 30 गैलन्स ऑफ मिल्क पाउडर लिकर बेस। फिर इसको हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो हमको मिलेगा 200 पाउंड ऑफ चॉकलेट पाउडर। इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो हमको मिलेगा 340 पाउंड ऑफ मिल्क पाउडर। बट हमने कितने कोको बीन्स डाले थे? हमने डाले हैं, सवाल में देखे, प्रोडक्शन एंड सेल्स दे रखा है कोको बीन्स प्रोसेस्ड 7500 पाउंड्स हमने डाला। उसको मैं दूसरे कलर पेन से लिख देती हूँ कि एक्चुअल फिगर्स क्या थे। 7500 पाउंड्स ऑफ कोको बीन्स डाले हमने तो 500 में हमको 20 गैलन मिलता है। तो 7500 के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने गैलन चॉकलेट पाउडर लिकर बेस का आना चाहिए था? दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 300 गैलन्स ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस। ऐसे ही अगर हम लोग देखें 500 से 30 गैलन निकलता है तो 7500 से हमको 450 गैलन्स ऑफ मिल्क पाउडर लिकर बेस मिलेगा। इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे, 20 गैलन डालने पर 200 पाउंड मिलेगा, तो 300 गैलन डालने पर 3000 पाउंड चॉकलेट पाउडर का मिलेगा। 30 डालेंगे तो 340 मिलेगा, तो 450 डालने पर हमें 5100 पाउंड ऑफ मिल्क पाउडर मिल रहा है। एंड इफ यू सी गाइस ओवर हियर, प्रोडक्शन भी इन्होंने कितना बोल रखा है? 3000 पाउंड का हुआ है और 5100 पाउंड का हुआ है। और इस हिसाब से भी अगर हम लोग फ्लो के थ्रू भी देखें तो भाई हमारा आइडेंटिफिकेशन सही है, सेम है। ओके, उतने यूनिट सेल करे, सेल करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फर्क पड़ता है प्रोड्यूस्ड यूनिट से। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें, सेलिंग प्राइस हमको बोल रखा है कि भाई मिल्क चॉकलेट और चॉकलेट पाउडर का दे रखा है 190 एंड 237.5 का। तो अक्टूबर 2023 सेपरेबल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इनटू चॉकलेट पाउडर इज इतना एंड सेपरेबल कॉस्ट ऑफ ये। तो ये कौन से खर्चे हो गए मेरे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ऊपर जो खर्चा दे रखा है 7,12,500 का, ये कौन सा कॉस्ट है मेरा? जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कोको बीन्स इनटू स्प्लिट ऑफ पॉइंट दे रखा है। ठीक, हमको सवाल में आगे बोला गया है पोकेमॉन प्रोसेसेस both of its intermediate products into chocolate powder or milk chocolate। करते ही करते हैं,
There is an active market of the intermediate products. In the October 2023, Pokemon could have sold the chocolate powder liquor base for so and so and the chocolate liquor base for so and so a gallon. You are required to show कि कैसे इस joint cost को हम allocate करेंगे basis पर on the base of sales value at split off. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या कहता है कि स्प्लिट ऑफ के टाइम पर लिकर बेस निकल रहा है कि पाउडर निकल रहा है, लिकर बेस निकल रहा है। स्प्लिट ऑफ के टाइम पर हमको मिल रहा है लिकर बेस। तो लिकर बेस को हम लोग किस मार्केट प्राइस पे बेच सकते थे, उसकी मार्केट वैल्यू उठानी है और उस बेसिस पे अपोर्शनमेंट कर देना है। तो भाई 300 गैलन निकला है, 300 गैलन अगर आप तब बेचते तो आप कितने रुपए में बेच सकते थे, 997.5 के हिसाब से, तो इनटू 997.5 के हिसाब से। एंड अगर हम लोग मिल्क चॉकलेट की बात करें तो वो 1235 पर गैलन के हिसाब से बेच सकते थे। तो अगर मैं इधर कैलकुलेशन करूं तो ये हो गया 300 इंटू 997.5 विच इज इक्विवेलेंट टू, एंड देन 450 इंटू 1235 करने बैठे तो ये आया 5,55,750। ठीक, अब हमारा जो जॉइंट कॉस्ट था वो कितने रुपए का था, जॉइंट कॉस्ट वाज ऑफ 7,12,500। उसको बांट देते हैं इस प्रपोर्शन में। सो पीपल दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 2,49,375 रुपीज। तो भाई मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया, क्योंकि अगर हम लोग चॉकलेट पाउडर की बात करें तो उसको अपोर्शनमेंट अगर इस प्रपोर्शन में किया जाए ऑफ 2,99,250 इज टू 5,55,750, 7,12,500 को करा तो भाई आंसर नंबर बी आ रहा है। नेक्स्ट फिजिकल मेजर में अगर हम लोग करें, फिजिकल मेजर किसका, हम लोग जो जॉइंट कॉस्ट है किस में एलोकेट कर रहे हैं, लिकर बेसिस में कर रहे हैं, तो लिकर बेस के प्रपोर्शन में हमको बाइफिकेट करना है। तो 300 और 450 के बेसिस पर अगर हम लोग अपोर्शन करें, सो दिस इज इन द रेशियो 2:3। तो बांट देते हैं 7,12,500 को इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:3। सो दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 2,85,000 एंड 4,27,500। नेक्स्ट एस्टिमेटेड एनआरवी मेथड पूछा है। एस्टिमेटेड एनआरवी में और कुछ नहीं बट आगे की वैल्यू को पीछे खींच कर लेकर आते हैं। आगे की वैल्यू देखें तो भाई चॉकलेट पाउडर निकला है कितना, 300 पाउंड, और मिल्क चॉकलेट पाउडर निकला है कितना, 5100 पाउंड। ये बेच कितने रुपए में रहे हैं हम लोग, 190 के हिसाब से। ये बेच रहे कितना, 237.5 के हिसाब से। इसमें से हम लोग क्या काटेंगे, 3 चीजें, लेकिन 3 में से मेरे पास सवाल में सिर्फ एक चीज है, कौन सी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर हम लोग देखने जाए तो इधर है ऑफ 3,02,812.5 रुपीज, एंड इधर अगर हम लोग देखने जाए तो दैट इज 6,23,437.5 रुपीज। ये सॉल्व करें अगर 3,000 इंटू 190, इसमें से काट देते हैं 3,02,812.5, तो ये आ रहा है 2,67,187.5 एंड अगर हम लोग 5,100 इंटू 237.5 करें, जिसमें से हम माइनस कर दे 6,23,437.5, तो ये आ रहा है 5,87,812.5। ये क्या है हमारा, एनआरवी है। एनआरवी के बेसिस पे हमको क्या करना है, अपने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। तो भाई बांट देते हैं इस प्रपोर्शन में 267,187.5 एंड ये प्लस में गया जॉइंट कॉस्ट अपना 7,12,500, 267,187.5, so this is coming equivalent to 2,22,656.25 and so on। तो हमारे पहले 3 सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व हो गए थे, इसमें ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने सीखा। नाउ पीपल, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी। और ये जो मेथड है, जो नेक्स्ट 8th मेथड है, जो सवाल जो कहीं पे हमको सिखाया नहीं गया है लेकिन पूछ लिया गया है, उस मेथड का नाम है
कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। तो इसमें क्या करते हैं समझते हैं। इसमें कंपनी का इंटेंशन होता है कि हर प्रोडक्ट से हमको सेम ग्रॉस प्रॉफिट मिले। तो कैसे निकालेंगे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट? कंपनी की बेटा टोटल सेल्स आप निकालोगे। कंपनी की अगर मैं टोटल सेल्स देखूं फर्दर प्रोसेस करने के बाद की कुछ इस प्रकार से है। टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी अगर हम लोग देखें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 3000 इंटू 190 एंड 5100 इंटू दिस। ये क्या है अपनी टोटल सेल्स। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके फिर से रख देते हैं। इंटू 190 करने जाए तो ये हो गया 5,70,000 और ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 237.5 तो ये आया अपना। ठीक, तो टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी अगर हम लोग देखने जाए तो वो बन रही है कितने रुपए की? 17,81,250 रुपए। ठीक, अब कंपनी लेवल पे क्या क्या खर्चे लग रहे हैं? कंपनी लेवल पे अगर देखूं तो मेरा एक जॉइंट कॉस्ट लग रहा है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रहा है। जॉइंट कॉस्ट ए और बी में कितना कितना लेना है मुझे वो नहीं पता, बट टोटल खर्चा तो मुझे कंपनी लेवल पे पता है जॉइंट कॉस्ट का कितना है। यस, कितना है? 7,12,500। एंड क्योंकि बोल दिया गया है कि भैया ये प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस होते ही है तो फर्दर प्रोसेस का भी खर्चा लग रहा है कंपनी लेवल पे। फर्दर प्रोसेस का खर्चा कितना लग रहा है? 3,02,812.5 एंड 6,23,437.5। परफेक्ट। ये चॉकलेट पाउडर का खर्च लगा और ये जो फर्दर प्रोसेसिंग है दिस इज विद रिगार्ड्स टू योर मिल्क चॉकलेट। नाउ पीपल कंपनी लेवल पे अगर देखूं तो टोटल खर्चा मेरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का 3,02,812.5 एंड 6,23,437.5 के हिसाब से लग रहा है विच इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 9,26,250। तो कंपनी लेवल पे सेल 17,81,250 की हो रही है और कंपनी लेवल के दो खर्चे लग रहे हैं जॉइंट कॉस्ट के और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का। तो कंपनी लेवल पे प्रॉफिट कितना बन रहा है वो निकाल ले अगर हम लोग। सो दिस इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 1,42,500। वापस कैसे किया हमने? टोटल सेल्स दी। टोटल सेल्स कितने रुपए की आ रही है अपनी? 17,81,250। अब 100% कंपनी को जॉइंट कॉस्ट तो लग ही रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पता मुझे अभी लेकिन कॉमन लेवल पे पता है। कॉमन लेवल पे टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना है? 7,12,500। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल मिला के कितने रुपए का आ रहा है? 9,26,250। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना बच रहा है? 1,42,500 का। कंपनी ने 1,42,500 का जो प्रॉफिट कमाया कितने रुपए की सेल्स पर कमाया? सेल्स कितने रुपए की एक्सपेक्टेड है? 17,81,250 रुपीस की है। तो अगर मैं अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर दूं सेल्स से और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो मुझे मिल जाएगा अपना कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन विच इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 8%। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग कि भाई कंपनी लेवल पे हम कितना कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन कमा रहे हैं? तो दैट इज 8%। कैसे किया? कंपनी लेवल पे निकाला हमने टोटल सेल्स, कंपनी लेवल का जॉइंट कॉस्ट और कंपनी लेवल का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट काटा तो इससे हमको मिला कंपनी लेवल का प्रॉफिट। कंपनी लेवल का प्रॉफिट डिवाइड करा हमने कंपनी लेवल की सेल्स से तो हमें मिल गया अपना कंपनी लेवल का कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन दैट इज 8%। नाउ पीपल पॉइंट नंबर 5 इज कि भाई अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट कैसे होगा? आपने तो कंपनी लेवल का प्रॉफिट निकाला तो इस कंपनी लेवल के प्रॉफिट से आप कैसे अपने जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करोगे इसकी चर्चा की जा रही है। कंपनी लेवल पे हमने बोला हम 8% का प्रॉफिट कमाएंगे।
जब हम 8% का प्रॉफिट कमाएंगे तो दोनों प्रोडक्ट से मुझको 8-8% का प्रॉफिट चाहिए। लिख लेते हैं चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट का टोटल सेल्स वैल्यू। चॉकलेट पाउडर बिकेगा 5,70,000 रुपीज में एंड मिल्क चॉकलेट बेटा बिक रहा है 12,11,250 रुपए के हिसाब से। अब इसमें मैं कितना प्रॉफिट चाहती थी? 8%। ये मेरी सेल्स वैल्यू है, तो भाई इसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो निकाल लेती हूं 5,70,000 का 8%, तो दैट इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 45,600। ये मेरा प्रॉफिट है। सेल्स में से प्रॉफिट काटूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा कॉस्ट मिलेगा। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट पाउडर? माइनस कर दूंगी तो वो आया 5,24,400। सिमिलरली मिल्क चॉकलेट की बात करूं तो 12,11,250 रुपए का सेलिंग प्राइस है, जिसमें 8% मेरा प्रॉफिट छुपा हुआ है, दैट इज ऑफ 96,900 रुपीज का प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए इसका? 11,14,350 रुपए का। अब मिल्क चॉकलेट और चॉकलेट पाउडर को बनाने में खर्चा कौन सा लगा है? जॉइंट कॉस्ट का, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का। क्या मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जानती हूँ कितने कितने रुपए का लगा है? बेशक। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन केस ऑफ चॉकलेट पाउडर वाज ऑफ 3,02,812.5 and in case of milk chocolate was 6,23,437.5. आपको मालूम है कि भाई इन केस ऑफ चॉकलेट पाउडर द टोटल कॉस्ट इज 5,24,400, जिसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपका 3,02,812.5 रुपए का है। तो बाकी बचा कॉस्ट क्या होगा? जॉइंट कॉस्ट होगा। तो वी कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट अकॉर्डिंगली। 5,24,400 में से हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट काटा 3,02,812.5 रुपए का। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2,21,587.5 एंड सिमिलरली मिल्क चॉकलेट के 11,14,350 रुपए के टोटल कॉस्ट में से 6,23,437.5 का खर्चा काटा, तो मेरे को खर्चा बच रहा है 4,90,912.5 रुपीज का। सो जो रिमेनिंग फिगर है वो क्या बन गया? मेरा जॉइंट कॉस्ट। ढूंढ लेते हैं ऐसा आंसर कहां है। 2,21,000 and 4,90,000 is the answer. So people in constant gross margin NRV method, पहले हम लोग कंपनी लेवल पे काम करते हैं। हम कंपनी लेवल की टोटल सेल्स लेते हैं, कंपनी लेवल की टोटल सेल्स से हम माइनस करते हैं टोटल जॉइंट कॉस्ट और माइनस करते हैं टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इससे हमको क्या निकलता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी। इस टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी को आप डिवाइड कर देते हो सेल्स से, मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो आपको मिल जाएगा आपका कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन, जो इस क्वेश्चन में हमारा कितना आया था? 8%। अब इस 8% का आप क्या करेंगे? अब आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पर आप अभी काम करोगे। इंडिविजुअल लेवल पे आप बोलोगे कि भैया चॉकलेट पाउडर की सेल्स कितनी है और मिल्क चॉकलेट की सेल्स कितनी है, उसमें से आप काटोगे अपना प्रॉफिट मार्जिन, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट शुड द टोटल कॉस्ट बी। टोटल कॉस्ट आपको मिल गया, जिसमें से आपको मालूम है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितने रुपए का है। टोटल कॉस्ट में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट काट दोगे तो जो बचा आप उसको क्या बोलोगे? जॉइंट कॉस्ट। तो इधर कुछ नहीं, पहले प्रॉफिट निकाला टोटल पे, फिर इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉफिट काटा और जो बोला बच गया वो क्या है? अपना जॉइंट कॉस्ट है। सो दिस इज हाउ we solve the method, that is the constant gross margin NRV method. With this guys, we have revised the whole chapter in the best possible manner. अपने आंसर डेफिनेटली प्रैक्टिस वर्कशीट्स और सॉल्व करिए, रिसेंटली आज एग्जाम के क्वेश्चंस करिए। आपको जो हमने बुक प्रोवाइड करी है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डेफिनेटली सॉल्व करिए, ताकि आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो और इस चैप्टर में आप बिल्कुल भी मार्क्स छोड़ के ना जाए। Thank you guys. All the best for your examinations. Stay in touch. If you like the video, please do like it and subscribe our channel. Thank you guys.